दर्शकों, एस न्यूज़ चैनल में दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी आज जो है 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत अभी मौजूद हैं जो पेसा एक्ट के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं और हमारे लिए खास अवसर है कि इनसे हमको रूबरू होने का मौका मिल रहा है, इनका विचार जानने का, इनकी जो किस तरीके से पेसा एक्ट के लिए इन्होंने संघर्ष किया उसे समझने का आज मौका मिला हुआ है। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इनसे हम बात करेंगे और तमाम विषयों के विषय पर जानेंगे। आज देखा जाए तो पेसा एक्ट कितना लागू हो चुका है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, इन सभी विषयों पर हम जानकारी लेंगे। विनय प्रकाश सिक्का जी, आपको हम सबसे पहले तो अपने चैनल में बहुत स्वागत करते हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, जो कि आप अभी जाने वाले थे। मैंने रिक्वेस्ट किया तो आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि पेसा एक्ट जो है, जो मूल निवास पेसा एक्ट जो है आदिवासियों के लिए बोलना चाहिए तो एक अहम ताकत है उस क्षेत्र में, लेकिन अभी तक वो लागू हुई है नहीं हुई है और कितना तक इसका क्या प्रोसेस चला हुआ है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको निवेदन करूंगा कि हमको संक्षेप में बताएं। जी धन्यवाद। देखिए, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा था कि महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि मेरा भारत असल में तभी आज़ाद माना जाएगा जब गांव के लोग अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हिसाब से संभालेंगे। उसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। बहुत ही महत्वाकांक्षी और महात्मा गांधी जी की सपना था, जो संसद ने साकार किया। तो इस क्रम में बहुत सारे जो आदिवासी चिंतक थे, आप झारखंड ले लीजिए या उस समय का बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सभी जैसे आवाज़ उठी कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो नियमावली बना है अभी के समय में, तो वो थोड़ा सा आदिवासी परंपरा, रूढ़िगत प्रथा, वो उसको थोड़ा सा चैलेंज करेगा और उनकी जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो भूरिया कमेटी बैठी और भूरिया कमेटी ने शोध किया, देखा, समझा। उसके बाद में पेसा एक्ट को इन लोगों ने 1996 में पारित किया। पेसा एक्ट पारित करने के बाद में ये कहा गया कि आप 1 साल तक इसको अपने राज्य में लागू करिए, इसके लिए नियमावली बनाए। तो हर एक्ट का एक नियमावली बनता है, उस नियमावली के तहत में समझ में आता है कि मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे हमको चलना, क्या करना है। उस प्रकार से आपको प्रशासनिक मदद मिलता है और जहाँ पे इस चीज़ों में अगर कुछ बाधाएं उत्पन्न होती, कुछ टूट होता है, तो उस समय जुडिशरी की मदद से हम चीज़ों को ठीक ठाक करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी समाज में रह रहा है वो कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो। तो इसको आदिवासी क्षेत्र में इसको लागू किया था, मतलब कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसको संविधान लागू होने के समय भी इसको निश्चित कर दिया गया कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक, ये पर्टिकुलर जिला है ना, ये अनुसूचित जिला, यहाँ पे आदिवासियों की बहुतायत है और यहाँ पे ये लोग अपनी रूढ़िवादी परंपरा प्रथा के साथ में रहते, खाते, जीवन बसर करते हैं, विकास की ओर अग्रसर है। मतलब उस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव नहीं होगा, अभी तो पेसा एक्ट का जो है प्रभाव होगा, ऐसा है? एग्जैक्टली। तो इसी को ही उस समय में जो पॉलिसी मेकिंग थे, मतलब पॉलिसी तो नहीं आई थी कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रावधान दिया कि ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र का जो सरपंच रहेगा वो आदिवासी रहेगा, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहेगा वो आदिवासी रहेगा, जो जिला जनपद अध्यक्ष रहेगा वो आदिवासी रहेगा। ये प्रावधान कुछ कुछ देखने को मिला। पंचायती राज व्यवस्था का मूल सिद्धांत ही है कि आपकी 11वीं अनुसूची को लागू करना। 11वीं अनुसूची में जो 29 विकास के क्रम है, आपका पशुपालन, मछली पालन, भूमि सुधार, महिला बाल विकास, तमाम प्रकार की चीज़ों को लागू करना, चलाना, तो उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था, उस फंड को पंचायती राज व्यवस्था के तहत में करना। तो ये प्रैक्टिस में देखा गया कि ये बेसिकली 11th शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे 5वीं अनुसूची जब अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण की जब बात करती है, तो प्रशासन हमारे हाथ में दिखा पर नियंत्रण नहीं दिखा, नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उनको समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि कई ऐसे हैं जो इस क्षेत्र को है तो आदिवासी लेकिन जान ही नहीं रहे हैं कि हमको क्या अधिकार मिले हैं, किस तरीके से हम किस स्थिति में अभी हैं। देखिए, नियंत्रण मतलब कि मैं डिसाइड कर सकूं, है ना, कि भाई कि मैं मेरे क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, मैं डिसाइड कर सकूं कि क्या मुझे चीज़ों की आवश्यकता है। मैं 2-3 उदाहरण लूँगा।
जैसा कि भारतमाला रोड का, ये विकास का एक बहुत बड़ा चीज था। रेलवे भी विकास के लिए एक अहम चीज है ना। जब तक रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे ये सब नहीं रहेगा तो विकास को बाधा रहेगी। पर इस विकास में जोड़ने के लिए आदिवासी समुदाय या आदिवासी क्षेत्र के लोग कितने सहमत हुए, किस ढंग से आपने वार्तालाप किया, एक उदाहरण हुआ, छोटा सा उदाहरण। तमनार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ठीक है, विकास के लिए हमको कोयला चाहिए, कोयला हम खनन करेंगे, कोयला को उसके बाद में हम क्या बोलते हैं उससे हमको रेवेन्यू आएगा, तो इसकी तरक्की में उसको हमको यूज़ करेंगे। पर वहाँ जो आबादी रह रही है उनका क्या? तो उनको ऐसा लगने लगा, ये आदिवासी समाज को लगने लगा कि नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया ही आपने ढीली कर दी। जब व्यवस्था बनी थी कि भैया आपको ग्राम सभा की सहमति लेना है या ग्राम सभा की अनुमति लेना है ना, या ग्राम सभा के साथ में आपको विचार करना है या विचार विमर्श करना है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा लगने लगा कि नियंत्रण अब हाथ में नहीं है ना, आपका जैसा मर्जी आप करते हो, आइए, है ना। और ऐसा देखने में लग रहा है कि जो भी गतिविधियां हो रही है वो पूंजीपतियों के से प्रभाव में आकर के चीजें हो रही है ना। क्योंकि गांव के लोग जब मना कर रहे हैं तो उस चीज को आप नहीं सुन रहे, पब्लिक जो मना कर रही है उस चीज को आप नहीं कर रहे, लेकिन आपने बना दिया। ताजा उदाहरण त्रिशोट का गांव, फिर त्रिशोट का गांव में आप देखेंगे तो वो दिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि गांव की सहमति वहां पे दिखा नहीं, इसलिए लोगों ने विरोध कर दिया। गांव की सहमति अगर होती तो शायद विरोध नहीं होता। तो तमनार का भी वही हाल है, लोग विरोध किए सड़क में जा रहे हैं, है ना। आप ज्यादा बहुत ज्वलन मुद्दा और क्या बोलते हैं वर्ल्ड विश्व स्तर का मुद्दा जो है आपका सरगुजा का हसदेव अभयारण्य देख लीजिए, अभी फिर से उसका शायद कुछ, तो कितने ने कितना पेड़ कट गया, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भैया जंगल की कटाई हो, क्योंकि जंगल सिर्फ आदिवासी लोगों का भरण पोषण नहीं कर रहा है, पूरे विश्व के लोगों को कर रहा है, पूरे भारत के लोगों को कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को। देखा, जंगल साफ हो जाएगा तो भाई समस्या जाएगी। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये साइंस ने साइंस कह रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि अवैध रूप से आप जंगल काट रहे हो। जो चीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो वो चीज जब नहीं होगा तो सब पूरा मानव सभ्यता को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे गांव जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो लोगों को नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे। ठीक है, अगर आपको करना है विकास तो बिल्कुल आइए, ग्राम सभा का परमिशन लीजिए या सहमति लीजिए, जो भी सब उपयुक्त लगता है, या परामर्श करिए, जो भी सब उपयुक्त लगता है उस सब को यूज करके आप कम से कम गांव वाले से तो मिलिए, है ना। सर, अब मैं दोबारा आपको टोकना चाहूँगा। बिल्कुल आपने कहा कि परमिशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें तो हर जगह का अगर देखें तो एक प्रस्ताव उनको होती है उनके पास। जैसे प्रशासन से आप पूछें तो कोई ऐसा हर जगह का, जैसे आप कहीं का भी घटना ले लीजिए, वहाँ के लिए वो प्रस्ताव दिखाते हैं कि ये प्रस्ताव पारित हो चुकी है ग्राम सभा से और हमें ये मिली है, ऐसा करके। भले वहाँ के गाँव के लोगों को जानकारी नहीं होता है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हुई होती है कागजी तौर पर, जमीनी तौर पर ना हुई हो लेकिन कागजी तौर पर हुई होती है, और उसी को आधार बना करके प्रशासन उस क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, है ना। तो ये जो प्रस्ताव है जो पारित होती है कागजी तौर पर, वो क्या है, और जमीनी लेवल पर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उसमें क्या अंतर है। अगर प्रशासन अगर कह रहा है, जैसे आप लोग कह रहे हैं आदिवासी कि हमको बिना पूछे तुम नहीं आ सकते, तो प्रशासन तो आपको पूछ के आई क्योंकि उनके पास प्रस्ताव है। ये कैसे हो रहा है फिर? देखिए, ये यहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, हाँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप दिख रहा है। कुछ नियम बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसको क्रियान्वित करना होता है एग्जीक्यूटिव को। एक प्रोसेस रहता है कि आप इसको पूरा करिए। तो भाई प्रस्ताव लेके आना है, ये तो नियम है ना। तो जिसको प्रस्ताव लाना है ना, वो शायद कट शॉर्ट कर रहा है। दुर्भाग्य तो ये है कि हमने बहुत ऐसा ग्राम सभा का भ्रमण किया है जहाँ पे ग्राम वासियों को ही पता नहीं है कि ये हमारे अध्यक्ष है। ठीक है, अब अध्यक्ष को कहा जाता है कि भैया आप लोग क्या बोलते हैं इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर हो जाता है। अभी मैं रिसेंट आपको उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। एक जगह यही भारतमाला को लेकर के और रेलवे को ही लेकर के एक जगह मुझे बुलाया गया था, कुनकुरी में ही। तो वहाँ पे मैं गया था, तो मैंने पूछा क्या क्या हुआ, तो सरपंच भी आई। सरपंच ने भी कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा है, और हमको तो बिना बताए कि हमसे हस्ताक्षर ले लिया गया।
तो बोले कि ठीक है, सरपंच को बिना बताए हस्ताक्षर ले लिया कि इसमें साइन करो। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट को साइन करना होता है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद दबाव भी है ना, वो व्यवस्थाएं कुछ वैसी है। तो सरपंच अपना स्वविवेक का इस्तेमाल ना करते हुए भी शायद हस्ताक्षर कर दिया होगा। इसलिए मैं इसको बहुत प्रगाढ़ता के साथ बोल रहा हूँ कि एक चीज़ आया था यहाँ पे, 1 इलेक्शन 1 नेशन। लोगों को कुछ पता नहीं था। अभी आप जाके देखिए, शायद मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास में पूरे गांव के हस्ताक्षर पड़े होंगे कि हम सहमत हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन, 1 नेशन या 1 इलेक्शन। बाद में चर्चा करने के बाद नहीं, हम सहमत नहीं, हम नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ होगा, हमसे लेकिन साइन ले गया, उसमें लिखा हुआ था। तो ये सब चीज़ें होता है। ये आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा। आज आदिवासी समुदाय इतना बड़े बड़े प्रावधान होकर के, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो करके क्यों रोड में आ रहे हैं, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं, इस चीज को क्यों लोग समझ नहीं रहे हैं, क्यों गौर नहीं कर रहे हैं। आज ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनते जा रहा है, लोग क्यों भारत की ओर देख रहे हैं कि भैया हसदेव ब्रांड को पूछा नहीं गया, कटिंग शटिंग हो गया। तो ये भेदभाव हो रहा है और इसी के वजह, यही कारण है कि लोग रोड में उतर रहे हैं। भेदभाव नहीं होता, अगर आप सही तरीके से लोगों से बात करते तो हो सकता कि रास्ता निकलता, चीज़ें ये होती। तो सर जैसे पेशा एक्ट की अगर हम बात करें, तो पेशा एक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या इन सब चीज़ों से आदिवासी को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। पहला क्रम यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, शब्दों को पहले परिभाषित करना पड़ेगा। ये शब्द ही हैं जो एक दिशा तय करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। आप अनुसूचित जनजाति के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए व्यवस्था दे रहे हो, या आप आदिवासी के लिए विचार कर रहे हो, या उनको सुविधा दे रहे हो, या उनके लिए व्यवस्था बना रहे हो, या वनवासी के लिए। ये बहुत सारे जो शब्द हैं जिसको हम लोगों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, किसके लिए करना है और एक कौन लोग है ना। क्योंकि मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ, कुछ बहुत मैंने भी पढ़ा था कि इतिहास में मतलब उस क्रम में ही कि आदिवासी होने के लिए कुछ तत्व की आवश्यकता है ना। तो वो तत्व है कि नहीं है, तब वो जाके आदिवासी कहलाता है। अभी तो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे समुदाय को आदिवासी बना दिया गया। तो अब उनका मापदंड है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति और जो बहिष्कृत है, आइसोलेटेड है, तो उनको आप बना दो। लेकिन वैसा नहीं है। आदिवासी इस देश का मूलवासी है, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, वो एक निश्चित भूभाग में पाया जाता है, उसकी अपनी बोली भाषा है, वो गोत्र को बहुत कड़ाई से पालन करता है। रूढ़िवादी उसकी न्याय प्रणाली है ना। वो अपने बीच में ही अपना न्याय करवाना पसंद करता है, अपना समस्याओं को रखना पाता है। वो बाहर जा करके अपनी बातों को रखना नहीं चाहता है, अपने समुदाय के बीच में सब समाधान खोजता है। तो ये रूढ़िगत उनके न्याय प्रणाली है। तो ऐसे जो लोग व्यवहार करते हैं, जिनका अपना गोत्र है, अपनी भाषा है, एक निश्चित भूभाग में पाए जाते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, और ये लोग आइसोलेटेड ज़िंदगी भी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण या बहुत ज़्यादा बाहरी प्रभाव को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ को सोच समझ करके मतलब कि हमको डिफाइन करना चाहिए। ये नहीं कोई भी आप अपने तरीके से किसी को भी डिलिस्ट कर देना, किसी को भी सूची में जोड़ देना, तो ये थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसके लिए पेशा एक्ट में क्या प्रावधान है? पेशा एक्ट सिर्फ आपको प्रशासनिक और नियंत्रण की बात कहता है ना। और ये किसको आपको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना है, 5वीं अनुसूची में बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि ये गवर्नर के हाथ में है। गवर्नर डिसाइड करती है, वो जाके राष्ट्रपति को देती है ना। कि उनको लगता है कि अब इनको अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा देना चाहिए या इस समुदाय को जोड़ देना चाहिए, तो वो उनका है। सर, और तो छत्तीसगढ़ में 2022 में पेशा एक्ट लागू हो चुका है जी, लेकिन जमीनी लेवल पर आप लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली से है ना वो चीज़ पारित हो गया। एग्जीक्यूट करना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी की जिम्मेदारी है, व्यवस्थापिका की जिम्मेदारी है कि भाई कैसा वो लोग व्यवस्था बनाते हैं, है ना, कितने ईमानदारी के साथ में काम होता है ना। क्या जो चीज़ आपको कहा गया है कि भैया ठीक है दीजिए, अब आपको ज़मीन अधिग्रहण करना है, इसका सूचना दीजिए, क्या आपने सूचना दिया? आपको ज़मीन अधिग्रहण करने का ऑर्डर दे दिया गया और उस क्रम में आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप बाईपास कर देते हैं ना। आप ग्राम सभा से पूछते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन आपका खाका तैयार रहता है, अपना डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि भैया ये चीज़। और फिर अंत में जब जाते हैं अधिग्रहण करने का, तब लोगों को पता नहीं होता है। आनंद फानंद भी लोग कहते हैं कि यार मेरे हाथ से सब कुछ चला जा रहा है, चलो भैया मैं पैसे ही झोंक लेता हूँ। अब वो कहने के तर्क ये रहता है कि भैया देखो हमने तो पैसे भी ले लिया, ये चेक भी ले लिया है, उसकी इच्छा है कि नहीं है, है ना। तो दबाव मुक्त वातावरण में ये सब चीज़ होना चाहिए। चीज़ें यहाँ पे दबाव के साथ हो रहा है,
ऊपर से लेकर के नीचे तक का सिस्टम पूरा दबाव युक्त है। क्या लगता है कि सुधार कैसे होगा फिर इस क्षेत्र में, क्योंकि विकास के नाम पर बोला जाए भारतमाला प्रोजेक्ट, रेलवे से लेकर के कई तमाम सारी, अभी बात चल रही थी कि यहाँ सोना खदान की बात चल रही है, वहाँ स्टील प्लांट की बात चल रही है, गोलू फॉल तो चला ही गया। इस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में बहुत संघर्ष करने की अभी ज़रूरत है। मुझे ऐसा कई लोगों, जो आदिवासी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, तो उन्होंने ये डायरेक्टली मुझे कह रहा है कि अभी भी हमारे संघर्ष को जारी रखना है। कैसे बच पाएंगे, आपको क्या लगता है, किस दिशा पे जाने की आवश्यकता है आदिवासी? देखिए, सर्वप्रथम जो शासन व्यवस्था में है, ये मानवतापूर्वक व्यवहार लोगों को रखना पड़ेगा। एक ये सोच रखना पड़ेगा कि आने वाला 100 साल के बाद में क्या हो सकता है, आने वाला 200 साल के बाद में क्या हो सकता है। उस सोच से यदि वे लोग नियम और नियमावली या कानून बनाते हैं तो हो सकता है समाज सुरक्षित रहेगा। सर, बात एक चीज़ ये भी आ जाती है ना कि हम जैसे आप बोले प्रशासन पे बैठे हुए लोग, तो प्रशासन पे जो हमारे बैठे हुए लोग चुन करके जाते हैं, आदिवासियों का ही ये बात है जो मैं अब दोहरा रहा हूँ। हमारे लोग वहाँ चुन करके जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को वहाँ पे नहीं कहते, अब तो पार्टी की बातें कहते हैं। पार्टी तो वही है जो शासन प्रशासन में आदिवासियों की जो व्यवस्था है, बोलना चाहिए एक तरीके से आदिवासी ये आरोप लगाता है कि जो प्रशासन है वो हमारे क्षेत्रों में गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, और जो अगर बोला जाए तो जो पार्टी होती है तो वो पार्टी उसमें सहयोग करती है। आप ये दो तरीके से बात जची नहीं रही है और क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, यही चीज़ों को समझना होगा, है ना। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, है ना। पार्टी पॉलिटिक्स है वो भी प्रजातांत्रिक ढंग से ही है। यही प्रजातंत्र का एक तो मूल चीज़ है ना, एक सुंदरता है, एक खूबसूरती है उस चीज़ में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये पार्टी ऐसा कर रहा है वो, क्योंकि देखिए, पार्टी यहाँ राजतंत्र नहीं है कि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है, यहाँ समूह में लोग निर्णय लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं जरूर इतना कहूँगा कि अगर समूह में निर्णय ले रहे हैं तो वहाँ जरूर आदिवासी समाज के लोग भी प्रतिनिधित्व करते होंगे, तो वहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के बावजूद इतना इस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है? उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभावशाली है ना, कि कौन किस रूप में प्रभाव डालता है, और वो सामने वाला व्यक्ति भी अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है वो किस प्रभाव में आ रहा है ना। क्योंकि मूल सिद्धांत ही नहीं, मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि दो सिद्धांत हम लोग को रखने पड़ेंगे। मानवतावादी, जिसको जो पॉलिसी निर्माण करता भी समझे कि भैया मानवता के रूप में हमको ये काम करना चाहिए। दूसरा, एक थ्योरी बना के रखनी चाहिए, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत हमको बना के रखना चाहिए कि विकास के क्रम में सभ्यता का विनाश नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं कि विकास के क्रम में सभ्यता का विनाश नहीं होना चाहिए, तो ये उत्पीड़न नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी ऐसा कर रही है, नहीं, वो ऐसा होता है कि प्रभावशाली लोगों के साथ लोग सब वो बैठते हैं, कौन कैसे प्रभावित होता है, कौन कैसे उस पॉलिसी में इंटरफेयर करता है, लागू होता है। तो वो तो मेन बात है, देखने वाली बात है कि कौन कितने प्रभावशाली लोग जा पाते हैं, कैसे पॉलिसी बना सकते हैं, और कितना बेहतर तरीके से व्यवस्था बना सकते हैं, ताकि सभी लोग सुख सुविधा और व्यवस्थित रूप से रहे, ताकि किसी का शोषण, अत्याचार, बहिष्कृत या फिर इस प्रकार का वो अनुभव ना करें। पेशा के लिए आप लोगों को लगातार जागरूक करते आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों का? देखिए, आखिरी में मैं दर्शकगण से यही कहना चाहूँगा कि सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपने हक अधिकार के लिए बोलिए, क्योंकि अगर आप हक अधिकार बोलेंगे तो आपका जो प्रतिनिधि रहेगा वो भी आपके लड़ेगा। अगर आप शांत रहेंगे तो वो भी शांत रहेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था से हम चल रहे हैं। आप अपने नेतृत्वकर्ता को सपोर्ट करिएगा, उस बातों को रखिएगा, तो आपका नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से उस बात को करेगा। अगर आप शांत रहेंगे तो आपका नेतृत्वकर्ता भी शांत रहेगा और पॉलिसी गड़बड़ होगी, फिर आखिरी में भुगतना हम सभी को पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे है कि पेशा एक्ट के एक ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके अलावा जसपुर जिले के और कौन कौन सदस्य शामिल? मेरे साथ में ममता कुजूर जी थी, और क्या बोलते हैं, बहन सेफ्ती पन्ना जी थी, और अनिमानंद जी थे। हम 4 लोग थे। हमको अवसर मिला था क्योंकि हम लोग निरंतर इसमें प्रयास कर रहे थे। हमने अपनी तरफ से ड्राफ्टिंग भी प्रस्तुत रखा था। जब उस समय TS बाबा
पंचायत मंत्री थे, तो उन्हीं ने हम लोगों को आमंत्रण दिया था कि आप लोग भी आइए, विचार रखिए। उन्होंने भी अपना विचार रखा था और ग्राम सभा से बढ़कर हमने डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल की भी बात की थी और उसके बाद में फिर हमने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की भी बात की थी। अगर इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से अगर स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो निश्चित रूप से ही, क्योंकि ग्राम सभा मजबूत करने से चीज़ें व्यवस्थित नहीं होगी, आपको ऊपर से करना पड़ेगा। संविधान में 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का या आदिवासी सलाहकार परिषद का, उसका गठन होना, ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसमें आना, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आने के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल या जिला स्वायत्त परिषद में वहाँ पैसा आना, उसके बाद में फिर ग्राम सभा को जाना, उसके बाद में फिर ये लोग अपना विकास या निरंतर खुद कर पाएंगे, वो संभवता दिखती है। तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है जब मैं याद करता हूँ राहुल जी को कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो हम आदिवासियों के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद हम देंगे 4O के तहत में। तो मुझे लगता है अगर ये व्यवस्था आती है तो शायद विकास के साथ साथ में किसी भी समुदाय का या सभ्यता का विनाश नहीं होगा, सभ्यता बचेगी और सभी लोग अच्छे से विकास कर सकते हैं। हमारा भारत देश भी विकास करेगा, हम आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ये हमारे बीच में समय देने के लिए इनको दोबारा मैं धन्यवाद कहता हूं। तो अभी पेसा एक्ट के विषय पे और अभी कैसे संघर्ष चल रहा है, आदिवासियों की स्थिति क्या है, तमाम विषयों पे इन्होंने जो है आपको जानकारी दिया। और एक बार फिर से हम समय के अभाव से अभी तो पूरी बातें नहीं हो पाई, लेकिन पेसा एक्ट में और कई डाउट्स हैं हमारे और कई जानकारी हमको इनसे चाहिए होगा। समय जरूर हम आपसे चाहेंगे कभी और बैठेंगे और चर्चा करेंगे हमारे SN न्यूज़ चैनल के साथ, और हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को शेयर करें। अभी के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।